आइए, आपका स्वागत है। मॉड्यूल का नाम है कीपिंग रिकॉर्ड्स इन बिजनेस, या हिंदी में हम कहेंगे व्यवसाय में रिकॉर्ड या हिसाब कैसे रखना है। तो आइए देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम क्या क्या मुद्दों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चार बड़ी चीजें हैं जिसके तरफ हम गौर से देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि व्यवसाय में जानकारी की उपयोगिता क्या है, क्यों क्यों हम चाहते हैं कि जानकारी का हम इस्तेमाल करें, उसको रिकॉर्ड करें। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा लक्ष्य यह है कि रिकॉर्ड रखने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ों का समझना ज़रूरी है। उसके ऊपर हम गौर करेंगे नंबर 2 में। नंबर 3 में हम देखेंगे अलग अलग किस्म के रिकॉर्ड जो है, वो कौन सा रिकॉर्ड किस तरह की जानकारी व्यवसाय में आ, देता है और जिसका इस्तेमाल हम करके उसको कैसे उपयोग करते हैं। चौथा जो आखिर का पॉइंट है, वहाँ हम उसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड जो है, जिसका इस्तेमाल करके हम व्यवसाय की जानकारी रखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है ABCDEFG, ये 7 चीजें हैं। उसमें से सातवां जो आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो उसके लिए अलग वाला मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल में उसकी चर्चा नहीं होगी। इस मॉड्यूल में सिर्फ आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी रिकॉर्ड्स में क्या संबंध है। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पहले तो देखते हैं 3 लोगों की तरफ जो आपको याद होंगे। एक महाशय है रामू, जिनकी चाय की दुकान है। आपको याद होगा उनकी चाय की दुकान का नाम है टेस्टी टी शॉप। और वो अगले हफ्ते के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए थोक बाजार पहुंच गए। पर उन्हें अब पता नहीं चल रहा है कि कितना कच्चा माल खरीदना चाहिए। उनको अंदाज है पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अंदाज ठीक है या गलत है। दूसरी है बहन, जिनका नाम है कंकू। और कंकू के किराने के दुकान में 50 अंडे हैं। और पास के एक होटल में उन्होंने 12 या 15 अंडे उधार में बेचे हैं। और उधारी है तो इसके इसलिए उनके हाथ में कुछ पैसा नहीं है। अब उनको ये पता नहीं चल रहा है कि इस तरह से इनका व्यवसाय चल पाएगा या नहीं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा नमिता जी का। उनका ब्यूटी पार्लर है। और वो ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ कुर्सियां खरीदने की जरूरत है उनको। और उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है कुर्सी लेने के लिए। तो बैंक पहुंच जाएंगे वो। और उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा है कि भाई आप हमको लोन दे सकते हो क्या। तो मैनेजर ने कहा हाँ, लोन तो हम दे सकते हैं पर आपको कुछ कागजात देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपका जो मंथली रेवेन्यू है, उसका हमें अंदाज दीजिए क्या है। और अगर आपने नहीं दिया तो हम आपका ये लोन सैंक्शन नहीं कर सकते। तो नमिता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की जानकारी मांग रहा है बैंक मैनेजर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर नमिता को या कंकु को या रामू को सलाह दे रहे हो, तो क्या सलाह या क्या सुझाव देना चाहिए आपने। तो ये प्रश्न का उत्तर आसान तो है नहीं, पर ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह की जानकारी का उपयोग कैसे बिजनेस में किया जाता है। और फिर उसके बाद देखेंगे कंकु को रामू को क्या कहना चाहिए हम लोगों ने। सो ये जो 3 मालिक है, ये कुछ निर्णय ले रहे हैं। आपने देखा कंकु का निर्णय है कि किसको कितना उधारी पे बेचना है ताकि बिजनेस चले। नमिता का निर्णय है कि भाई कितना लोन चाहिए हमको ताकि हम उसको सह पाए और बिजनेस भी बढ़ाए। तो इस तरह से हर किसी व्यक्ति का एक कोई डिसीजन महत्वपूर्ण लेने का विचार है। पर वो निर्णय या डिसीजन लेने के लिए उनके पास, उनके मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि भाई व्यवसाय उनका कैसे चल रहा है। और अगर उनको खुद को ये पता नहीं है तो बैंक मैनेजर को क्या बताएंगे वो। तो इसका मतलब है उनको ये पता होना चाहिए कि कितनी उधारी देना है, बैंक को क्या बोलना है, हमारी मंथली रेवेन्यू क्या है,
हमारे पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने कस्टमर हमसे खरीद रहे हैं, कितने कस्टमर पे कर रहे हैं अभी, कितने नहीं कर रहे, ये सब जानना जरूरी है उनको, तभी तो वो एक दूसरों को बता सके कि भाई हमारे बिजनेस का हाल ये है। और दूसरी बात वो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस सब इंफॉर्मेशन को लेके ही वो डिसीजन ले सकते हैं उसके बाद में। तो इसका मतलब है, अगर व्यवसाय में नियमित रिकॉर्ड नहीं रखे कंकु ने, रामू ने और नमिता ने, तो वो ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ये डिसीजन लेने के लिए अगर बैंक से कुछ लोन लेने का डिसीजन है, तो बैंक को भी कुछ कागजात आपको दिखाने पड़ेंगे। तो इसका दो मकसद हो गया, मतलब दो पर्पजेस हो गए। एक पर्पज ये है कि खुद का जो डिसीजन आप ले रहे हो वो कैसे लेंगे जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो। और भले ही आपने डिसीजन ले लिया लोन लेने का, पर लोन दे कौन रहा है? आप तो नहीं दे रहे हो खुद को, बैंक दे रहा है आपको। तो बैंक का भी डिसीजन यह है कि बैंक सोच रहे हैं कि भाई इसको लोन देना चाहिए या नहीं। और वो डिसीजन लेने के लिए उनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा या जानकारी जरूरी है। और वो तभी वो जानकारी उनके पास पहुंचेंगी जब आपके पास वो जानकारी पहुंचेगी। तो इसका मतलब है आपको ये नियमित रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो आइए देखते हैं, अगर अ, व्यवसाय में जानकारी अगर हमने ढंग से रखी है तो किस तरह की चीजों में सहायता हमारी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमको समझ में आएगा कि व्यवसाय कैसे चल रहा है, और ये समझने के लिए जरूरी है आपको जानकारी लिखना। दूसरा, आप समझ तो गए व्यवसाय कैसे चल रहा है, उसका आपको लेकिन एनालाइज, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे विश्लेषण करना है। क्योंकि एनालिसिस करने के बाद या विश्लेषण करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि भाई क्या करना चाहिए कि ये बिजनेस और आगे बढ़े, इसको और आगे सुधारे। तो ये विश्लेषण करने के लिए जानकारी आवश्यक है। तीसरा, जो हम पहले देख चुके हैं, आपका निर्णय जो है बिजनेस में लेने का, वो तभी आप ठीक से निर्णय ले पाएंगे जब आपके पास जानकारी होगी। और चौथा, जो हमने नमिता के एग्जाम्पल में देखा था, उनको वित्तीय सहायता चाहिए थी बैंक से, वो प्राप्त करने के लिए भी आपको जानकारी देना जरूरी होता है। तो ये तो रही खुद की बात उद्यमी की। बाहर के लोग भी आप अगर देखेंगे, जैसे बैंक है या वित्तीय संस्थान है, उनको भी जरूरत है आपके बिजनेस की जानकारी की। आप अगर ब्याज नहीं भर सकते हो या आपके पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है, तो आपको कतई बैंक कभी लोन नहीं देगी। सीधी बात है, क्योंकि बैंक आपके भले के लिए नहीं सोच रही है सिर्फ, बैंक खुद के भले के लिए भी सोच रही है। और बैंक का भला तभी होगा जब आप या उद्यमी जब लोन लेते हैं तो लोन वापस करते हैं टाइम पे, और उसके साथ आप उसका इंटरेस्ट भी चुकाते हो। ये अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे हो तो बैंक का भला नहीं होगा। इसलिए बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा जब तक उनको ये यकीन नहीं है कि आपके पास ब्याज भरने की क्षमता है और कर्ज चुकाने भी क्षमता है। और ये क्षमता तभी दिखाई देगी जब आपके पास जानकारी या डेटा होगा, और वो आप बैंक को दिखाएंगे। कई बार सरकारी एजेंसियों में भी अक्सर ये जानकारी, बिजनेस की जानकारी काम में आती है। हो सकता है बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ सरकार से मदद मिली हो, तो सरकार कहेगी भाई हम मदद तो देंगे आपको, पर आपको बिजनेस ठीक से चलाना पड़ेगा। और ये हम तभी जान पाएंगे जो आप हमें जानकारी देंगे। तो व्यवसाय का हाल समझने के लिए सरकारी एजेंसियों को भी व्यवसाय की जानकारी की जरूरत होगी। कई बार सरकार का जो निर्णय होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, जिसको अंग्रेजी में पॉलिसी कहेंगे, नीतियां कहेंगे हिंदी में, वो नीतियां कैसे बनती है, पॉलिसी कैसे बनती है, तभी बनेगी जब सरकार के ऑफिशियल को पता चलेगा कि भाई बिजनेस का हाल क्या है। और अगर 10 तरह के बिजनेस में 9 तरह के बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं,
तो इसका मतलब है उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उस तरह बिजनेस न चलाने का पॉलिसी बनाना जरूरी है, और जो एक अच्छे से चल रहा है वो चलाने का पॉलिसी बनाना जरूरी है। तो ये जो नीतियां है, पॉलिसीज है, इनका निर्माण करने के लिए भी सरकारी एजेंसियों को व्यवसाय की जानकारी की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट उसी से रिलेटेड है, जो प्लान एंटरप्राइजेस रिलेटेड एक्टिविटीज की बात हो रही है। इसका मतलब है अगर कोई गतिविधियां हैं, जैसे विलेज लेवल पे कुछ गले विलेज लेवल ऑफिसर कुछ गतिविधियां करना चाहता है, उसके लिए वो प्लान बनाना चाहता है, तो तभी बना पाएगा या बना पाएगी जब उसके पास व्यवसाय की जानकारी हो। कई बार उनके फील्ड ऑफिसर कर्मचारी जो है वो आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आप उद्यमी हो तो, या फिर आप किसी उद्यमी की सहायता कर रहे हो सकता है कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर उनके साथ काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि जो अफसर है, कर्मचारी है, वो काम कर रहा है ठीक से या नहीं? उनका भी तो मूल्यांकन करना जरूरी है। और उनका मूल्यांकन तभी हो सकता है जब बिजनेस की इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है, और वो कह सकते हैं सरकार को कि भाई ये देखो, इंफॉर्मेशन एक साल पहले ये थी, आज ये है, और ये सुधार जो आया है वो मेरे कारण, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कारण हुआ है, पर मैंने जो मेहनत की है उद्यमी के साथ, उसी के कारण ये हुआ है। तो इनका मतलब उनका मूल्यांकन करने के लिए भी जानकारी उनके पास होना जरूरी है। तो ये हुआ हमारा 1 नंबर का लक्ष्य पूरा। अभी थोड़ा आगे चल के देखते हैं 2 नंबर में कि बुनियादी जो अवधारणाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, उनको हमको थोड़ा सा समझना है। आगे वाले मॉड्यूल्स में आपको चल के विस्तार से उनके बारे में जानकारी जरूर मिलने वाली है, पर थोड़ा बहुत बुनियादी चीज समझना आज जरूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो ये डे बुक या मंथ बुक के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। तो आइए एक नजर उन पर, उन शब्दावलियों पर डालते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो शब्द आप देखने वाले हो या शब्दावली आप देखने वाले हो, इन शब्दों पर विस्तार से चर्चा जरूर होगी आगे जाके। पर आज हम डे बुक के तरफ देखने वाले हैं, और डे बुक में जो अलग अलग घटक है वो तभी आप समझेंगे जब ये जो कुछ शब्द मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आप समझ पाए, तभी आप डे बुक समझ पाएंगे। तो देखते हैं किस तरह के शब्द या शब्दावली को हम समझेंगे। तो ये 7 चीजें हैं जिस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। तो धीरे धीरे जाएंगे आगे। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर, जो है रेवेन्यूज और सेल्स अंग्रेजी में, या हम आम, आमदनी कह सकते हैं हिंदी में, या आय कह सकते हैं। तो सबसे पहले है रेवेन्यू या आय। इसको अक्सर हम बिक्री भी कहेंगे। और ये जो है ये धन बिजनेस का है। पर ये धन कहाँ से आ रहा है? ये धन कस्टमर से आ रहा है। और क्यों आ रहा है? फ्री में नहीं दे रहा है वो धन। ये वो धन तभी देगा जब आप उसे कुछ उत्पाद या कुछ सेवाएं बेचोगे। तो इसका मतलब है रेवेन्यू वो आय है या वो धन है जो व्यवसाय अपने उत्पादों को या सर्विसों को बेच के प्राप्त करता है। सिर्फ उसी धन को हम रेवेन्यू और आय कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर है, या दूसरा शब्द शब्द है व्यवसाय में लागत, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉस्ट। सो लागत वो धन है जिसमें जिसे व्यवसाय अपने उत्पादों को बनाने में और बेचने में खर्च करता है। अगर बिजनेस उत्पाद का नहीं है, सेवा का है, फिर भी कॉस्ट होता है उसमें। तो सेवा वाले बिजनेस में भी वो लागत वो धन है जो सेवा को बनाने में और सेवा को देने में खर्च आता है। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी है बिजनेस में जिसको हम लागत कहेंगे, और उसका ताल्लुक कस्टमर से आपको अचानक नहीं दिखाई देगा। जैसे आपने कर्ज लिया है, और कर्ज का आपको ऋण का जो इंटरेस्ट है वो चुकाना है हर महीने। तो ये जो राशि है, महीने की आप राशि देंगे, उसको भी हम लागत कहेंगे।
भले ही वो लागत का इस्तेमाल कोई चीज बनाने में नहीं हो रहा है, पर उसको लागत फिर भी हम ये कह सकते, कहना जरूरी है उसको लागत, क्योंकि अगर वो ऋण आप नहीं लेते मान लो, तो शायद आपके पास मशीन आता ही नहीं जिसको लेके आप कुछ चीज का निर्माण कर रहे हो। तो इसका मतलब है कुछ उसका ताल्लुक है, पर थोड़ा हटके है, जिसको हम फाइनेंस मॉडल में हम अब आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। दो तरह के आप लागत होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो इंटरेस्ट का जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो इनडायरेक्ट लागत या इनडायरेक्ट कॉस्ट में होगा। तीसरा बुनियादी शब्द है एसेट। तो एसेट ये संपत्तियां होती है जिन पर बिजनेस का या व्यवसाय का हक है, और ये उपयोगी चीजें होती है जैसे मशीन होता है। तो उपयोग मतलब किस लिए उपयोग होता है? तो ऑब्वियसली इसका उपयोग हो रहा है बिजनेस में, कि उसका उपयोग करके रेवेन्यू आए। और रेवेन्यू तभी आएगा जब कुछ चीज बना के बेचेंगे आप, या सर्विस देंगे आप कस्टमर को। तो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है कि अगर सिलाई के व्यवसाय में सिलाई मशीन है, तो उसको हम एसेट कहेंगे, क्योंकि ये मशीन का इस्तेमाल करके ही तो कपड़े सिलाए जाएंगे, और उन वो सिलाने के बाद ही तो आप बेचेंगे उनको, और उनके बेचने के बाद ही तो पैसा आएगा। तो इसका मतलब है एसेट का इस्तेमाल बिजनेस अक्सर रेवेन्यू लाने के लिए करता है। कुछ कुछ एसेट का इस्तेमाल डायरेक्टली ऐसे रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा, पर कई बार कुछ कुछ एसेट होते हैं जिनका कॉस्ट या लागत को कम करने में आपको काम आता है। तो ये रहा तीसरा नंबर, एसेट। चौथे नंबर पे है शब्द जिसका, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, जिसको हम लाइबिलिटीज कहेंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में कहेंगे देनदारियां हैं, पर बेहतर ये होगा कि आप इसको लाइबिलिटी के ही रूप से जानें। तो ये लाइबिलिटीज या देनदारी जो है, जो व्यवसाय की जिम्मेदारी है चुकाने की आगे बढ़ के। तो लाइबिलिटीज जो है वो व्यवसाय का मूल्य कम करती है, क्योंकि लाइबिलिटीज का की जिम्मेदारी जो है आपको चुकाने की, वो तभी आप जिम्मेदारी निभा निभा पाएंगे जब आप उसके लिए पैसा जो दूसरे का है वो वापस लौटाएंगे। तो इसका मतलब है लायबिलिटी हमेशा व्यवसाय में मूल्य कम करती है या फिर खर्चों में वृद्धि करती है। तो व्यवसाय द्वारा लिया गया कर्ज, जैसे हमने देखा, इसको हम लायबिलिटीज कहेंगे। पांचवा है मालिक की इक्विटी, या वी कैन से कि मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी। और ये अक्सर मालिक जो है बिजनेस के, वो बिजनेस की शुरुआत जब हो रही है तब पैसा बिजनेस में डालते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त डाले। आगे चल के भी हो सकता है, अगर बिजनेस अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो मालिक को जेब से कुछ और पैसा डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब, ये इक्विटी का मतलब ये है कि सिर्फ एक बार नहीं, बार बार भी हो सकता है। जो मालिक पूंजी व्यवसाय में लगाता है उसको हम इक्विटी कहेंगे। आपको ये याद रखना है कि अक्सर बिजनेस में शुरुआत में तो इक्विटी आ ही जाएगी, पर हो सकता है अगर बिजनेस का हाल ठीक नहीं है तो मालिक को इक्विटी बाद में भी डालना पड़ता है। छठवीं चीज है, जो उधारी बिजनेस या व्यवसाय बाकी लोगों को दे रहा है, इसका मतलब है कस्टमर को दे रहा है। तो अगर कुछ माल बेच रहा है कस्टमर को, या सर्विस दे रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर कह रहा है भाई थैंक यू, ये माल तो हमने ले लिया, सर्विस तो हमने ले ली, पर हम पैसा बाद में देंगे। इसका मतलब है आपने उधारी पे बेचा है कुछ चीज, और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। और बेहतर ये होगा कि आप इसको इसी रूप में जाने, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये अक्सर शब्द हम कई बार इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, और कई जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है दी गई उधारी, जो बाकी लोग आपको पैसा उसका बाद में देंगे। सातवां नंबर है ली गई उधारी, ये उल्टा है दी गई उधारी से, और इसको हम कहेंगे अकाउंट्स पेबल्स। हो सकता है अगर आप चाय की दुकान चला रहे हो, तो चाय बनाने के लिए आपको चीनी चाहिए, दूध चाहिए, और
आप उसको खरीद रहे हो कहीं से, दुकान से खरीद रहे हो, और दुकान मालिक को आप कह रहे हो कि भाई ये सप्ताह का एक बार मैं पैसा दूंगा, रोज रोज नहीं दूंगा। तो इसको आप अकाउंट्स पेबल कह सकते हो, क्योंकि आपने उधारी ली है किसी और से। तो बिजनेस उधारी जब दूसरों को देता है तो हम उसको अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। जब बिजनेस खुद उधारी लेता है लोगों से तो उसको अकाउंट्स पेबल्स कहेंगे। तो 6 और 7 दोनों जुड़ के हैं, पर अलग अलग चीजें हैं थोड़ा। तो ये रही बुनियादी शब्दावली। थोड़ा आगे चल के अब नंबर 3 पे चलते हैं, जहां हम एक नजर डालेंगे उन रिकॉर्डों पर जिनकी व्यवसाय में जरूरत है। तो हमने देखा कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, पहले दिन तो सब जानकारी आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक है। हो सकता है 2 दिन के बाद कुछ चीजें आप भूल जाए, हो सकता है 10 दिन के बाद आधी से ज्यादा चीज भूल जाए, और 2 महीने के बाद सब कुछ भूल जाए जो पहले दिन हुआ था। तो इसका मतलब है जो जानकारी आपके दिमाग में है वो शायद कहीं खो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हर उद्यमी को जो बिजनेस इंफॉर्मेशन हम कहेंगे अंग्रेजी में, या व्यवसाय की जानकारी कहेंगे, उसका इस्तेमाल इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो कहीं लिखी हो। क्योंकि अगर वो सिर्फ दिमाग में है तो शायद वो भूल सकता है या भूल सकती है। तो इसका मतलब है इसको इसकी आसानी से प्राप्त तभी किए जा सकती है जब इसको हम लिख के रखेंगे। तो आगे चल के हम कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह की जानकारी दर्ज रिकॉर्ड्स किस तरह के रिकॉर्ड्स दर्ज करना चाहिए बिजनेस में। तो सबसे पहला आइटम आपको दिखाई दे रहा है जिसको अंग्रेजी में हमने लिखा है वन टाइम इंफॉर्मेशन। हिंदी में कहेंगे एक बार नोट करने वाली जानकारी। अब जैसे बिजनेस का नाम है वो रोज चेंज नहीं होने वाला, बदलने नहीं वाला है। वो कहाँ उसका दुकान कौन से शहर में है, कौन से गांव में, ये जानकारी रोज नहीं बदलने वाली है। तो इस तरह की चीजें पहले रिकॉर्ड में जाती है जिसको हम वन टाइम डेटा शीट कहेंगे। और इसको हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, धीरे आगे थोड़ा गहराई में जाएंगे, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी इसको लिस्ट को देखेंगे, निपटेंगे। दूसरा रिकॉर्ड है जिसको हम कहेंगे लोन एसेट्स और डिपॉजिट रजिस्टर। इसका मतलब है 3 चीजें ये डेटा शीट में। एक है लोन्स, दूसरा है एसेट, और तीसरा है डिपॉजिट। लोन का मतलब है कर्जा, एसेट आप देख चुके हो, अभी हम बात हो रही थी, और डिपॉजिट का मतलब अब जल्दी ही देखेंगे हम। तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है जिसको हम डे बुक कहेंगे। और इसमें आप रोज जो भी आपकी लेन देन होगी उसका उसकी टिप्पणी, उसकी नोट आपको डे बुक में करना है। चौथा है जिसको मंथ बुक कहेंगे हम। ये थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है, तो आप थोड़ा अंग्रेजी के तरफ भी ध्यान दीजिएगा। चौथा है मंथ बुक, जिसमें सारे महीने की लेन देन प्रकट की जाती है। डे बुक में रोज की लेन देन का प्रदर्शन होता है, पर मंथ बुक में महीने का होता है। उसके बाद वाला आइटम है जिसको हम कहेंगे क्रेडिट गिवन रजिस्टर, और हिंदी में कहेंगे दी गई उधारी का रजिस्टर। तो जिन ग्राहकों को हमने उधारी में चीजें बेची है उनकी जानकारी हम यहाँ लिखने वाले हैं। उसके बाद वाला आइटम है ली गई उधारी, या अंग्रेजी में कहेंगे क्रेडिट टेकन रजिस्टर। और ये अक्सर उन लोगों से होता है जिनको हम अंग्रेजी में सप्लायर कहेंगे, जो हमको बिजनेस में चीजें सप्लाई करते हैं। तो जो चीज आप उनसे ले रहे हो उसका पैसा आप अगर बाद में देने वाले हो तो कहता है कि आपने किसी की उधारी ली है। तो
ये रिकॉर्ड में या ये रजिस्टर में आपको ये लिखना है कि भाई हमने किस से उधारी, कितने समय के लिए और कितनी उधारी ली है। और आखिर में 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो मैंने पहले कहा था कि जिसकी जानकारी आगे वाले मॉड्यूल में हम विस्तारित रूप से लेंगे। तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसका नाम है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और ये भी बड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स है बिजनेस के। तो ये रही रूपरेखा ये सारे रिकॉर्ड्स की। अब धीरे धीरे थोड़ा गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कैसे रिकॉर्ड लिखे जाए बिजनेस में। तो सबसे पहला स्टेप है आपका, अगर आप बिजनेस से जुड़े हो सकता है आप बिजनेस के 5वें महीने में जुड़ गए हो, पर बिजनेस चालू 5 महीने पहले हुआ है। तो इसका मतलब है आपको वन टाइम डेटा शीट में कुछ डेटा इकट्ठा करना जरूरी है स्टेप 1 में। दूसरे स्टेप में इसके बाद में दिन ब दिन लगातार हर दिन आपको डे बुक, क्रेडिट गिवन एंड क्रेडिट टेकन रजिस्टर अपडेट करना है। इसका मतलब है रोज आपको यही जानकारी लिखनी है कि भाई रोज रोज का लेन देन क्या है, रोज किससे उधारी ली है, रोज किसको उधारी दी है। तो ये तीनों चीजों को आपको रोज लिखना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में हम देखेंगे जो कुछ रजिस्टर है, जैसे लोन है, एसेट है, डिपॉजिट रजिस्टर है। ये रोज बदलते नहीं है क्योंकि आप रोज लोन नहीं ले रहे हो या रोज कुछ आप एसेट नहीं खरीद रहे हो। तो ये कभी कभार होने वाली चीज है। तो जब या जिस दिन इसमें कोई चेंज आएगा उस दिन आपको ये रिकॉर्ड को अपडेट करना है। चौथे नंबर पे है, अगर महीने का पहला दिन है तो उस दिन आपको पिछले महीने के सारे डे बुक देखने हैं और उनको जोड़ के मंथ बुक बनाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है ये चेन में, क्योंकि जब तक मंथ बुक नहीं बनेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। और वो है नंबर 5 में। तो मंथ बुक बनाने के बाद पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन, ठीक है, अगर हो सकता है पहले दिन आप बिजी हो दूसरे दिन बनाइए, कोई बात नहीं। पर महीने के शुरुआत में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है बिजनेस के। और मैंने जैसे पहले कहा ये तभी बनेंगे जब आपका मंथ बुक बनेगा। और मंथ बुक कब बनेगा? जब आपका डे बुक बनेगा रोज। आखिरी स्टेप है, ये सब बनाने के बाद आपको उसको सिर्फ अलमीरा में खोल के नहीं रखना है और फिर अलमीरा बंद करके नहीं रखना है, उसका इस्तेमाल करना है आपको। तो इस्तेमाल करना है मतलब क्या करना है? अंग्रेजी में हम कहेंगे एनालाइज करना है। इसका मतलब है विश्लेषण करना है। आपको घूर के देखना है मंथ बुक के तरफ और फिर उसको अलमीरा में बंद करना है, नहीं। इसको विश्लेषण नहीं कहते। विश्लेषण उसी चीज को कहते हैं कि जब आप उसके नंबर देखेंगे और उनके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि भाई ये नंबर ठीक है या गलत है। और अगर ठीक है तो उसको बरकरार रखेंगे अगले महीने, और अगर गलत है कुछ तो उसमें कुछ सुधारना लाएंगे। इसको हम विश्लेषण कहेंगे। तो ये रही 6 कदम आपके, या 6 स्टेप्स जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे रिकॉर्ड कीपिंग के। तो ये जो हमने 7 तरह के रिकॉर्ड्स देखे हैं, एक नजर डालते हैं कि इसको कितने बार आपको और किस समय आपको अपडेट करने हैं। जैसे वन टाइम डेटा शीट का नाम ही कहता है कि भाई एक ही बार करो इसको। जब नए व्यापार की शुरुआत हो रही है तो उसी दिन आपको यह करना है। अगर आप किसी व्यापार जैसे मैंने कहा 5 महीने के बाद जुड़े हो, तो जिस दिन जुड़े हो उस दिन आपको वन टाइम डेटा शीट बनानी है।
दूसरा है लोन एसेट एंड डिपॉजिट रजिस्टर। इसको जब भी कोई चेंज आएगा ये तीनों चीजों में, उस दिन आपको अपडेट करना है। डे बुक आपको रोज अपडेट करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। दी गई उधारी, ली गई उधारी, ये दोनों चीजें आपको रोज अपडेट करना है। तो ये तीनों चीजें, डे बुक, क्रेडिट गिवन, क्रेडिट टेकन, ये तीनों चीजें ऐसी है अगर आप भूल जाएंगे एक दिन तो पछताएंगे, क्योंकि अगले दिन आपको याद नहीं रहेगा क्या हुआ है। तो ये तीनों चीजें आपको रोज अपडेट करना बहुत जरूरी है। मंथ बुक, पीएनएल, कैश फ्लो और बैलेंस शीट जो है वो महीने में एक बार होगी, खास करके महीने के शुरुआत में पीछे पिछले महीने का होगा ये। तो ये रहा, हम ये जो अपडेट है वो किस समय करना है, ये आपका टेबल आपको दिखा रहा है। अब कुछ चीजें लिखने के लिए शायद आपको किसी और की जरूरत हो सकती है, पर आप ये सोचो कि भाई रोज आके कोई आपका डे बुक नहीं भरने वाला है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा, आप अगर उद्यमी हो तो कुछ चीजें ऐसी है जो मेंटेन करने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हो उद्यमी के हैसियत से, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जिसको पूरी जानकारी है व्यवसाय के बारे में। तो डे बुक आप किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद कोशिश करके उसको रोज बनाना चाहिए। हाँ, जानता हूं कि अगर पहले दिन आप डे बुक नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, ठीक है, 5 दिन आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, छठवें दिन आपको खुद को बनाना है वो। तो ये नीचे की बॉक्स दर्शा रही है कि आप उद्यमी के नाते सिर्फ आप ही कुछ रिकॉर्ड्स जो है जैसे डे बुक जैसे, वो आप ही मेंटेन कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। कोई और आपको जरूर सिखाने में मदद करेगा कुछ दिनों के लिए, पर उसके बाद तो आपको ही करना है। तो आइए देखते हैं कुछ चीजें क्या करे और क्या नहीं करे जब रिकॉर्ड्स रखने की बारी आती है। तो सबसे पहले जब आप कोई किताब खरीदेंगे तो वो किताब में और कुछ नहीं लिखना है आपको, या वो रजिस्टर में और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ व्यवसाय का रिकॉर्ड ही लिखना है। तो वो रिकॉर्ड में आप कोई आपके बच्चे का होमवर्क नहीं कर सकते हो, ये आपका बिजनेस का रिकॉर्ड का बुक होगा, उसमें और कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, आपको नियमित तौर से रिकॉर्ड रखना जरूरी है, जिसका जिसकी चर्चा हम पिछले स्लाइड पे कर चुके हैं। तीसरा है, आपको स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है। हो सकता है आपने आज कुछ लिखा हो, आपको आज तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है आपने, एक महीने के बाद आप देखेंगे तो आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। तो इसका मतलब है आपको सरल स्पष्ट रूप से इन चीजों के बारे में आपके रजिस्टर में लिखना जरूरी है। नहीं तो अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो एक महीने के बाद में, तो बाकी लोग क्या बैंक मैनेजर क्या देखेगा वो। अब देखते हैं कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, आपके बच्चे का होमवर्क आपके व्यवसाय के रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी जानकारी जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है, उसको आप ये रिकॉर्ड में मत डालिएगा, जरूरी नहीं है उसमें डालना। उसके लिए कोई और नोटबुक खरीद लीजिए आप। ऐसी चीज भी आपको नहीं लिखनी है जो मिसलीडिंग, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे या हिंदी में कहेंगे भ्रमित कर देगी किसी को, या गलत जानकारी आप लिख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये रिकॉर्ड जो है वो जल्दबाजी में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कई सारी ये जो चीजें हैं जो भ्रमित करने वाली या गलत जानकारी देने वाली, ये अक्सर आप जल्दी में कुछ लिखेंगे तो हो जाता है, पर अगर आराम से लिखेंगे आप तो ऐसी चीज शायद कम होगी। तो आइए अब आखिरी पॉइंट जो विस्तार से देखना है, नंबर 4, उसमें हम जाएंगे जो प्रमुख रिकॉर्ड के बारे में बातचीत कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं वन टाइम डेटा शीट से।
जो व्यवसाय के बारे में एक बार जो चीजें नोट करने की आवश्यकता है उसके लिए ये रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो पहली बार जब व्यवसाय पहले दिन व्यवसाय जब चालू होता है तो उस दिन आपको ये बनाना पड़ता है। अब इसका मतलब आप गलत मत लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन दीदी व्यापार खोल रही है उस दिन आप दीदी को बोलेंगे नहीं दीदी वो काम मत करो, ये पहले आप डेटा शीट बनाओ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन करना है। पर उस दिन की परिस्थिति, पहले दिन की परिस्थिति जो है वो आपको ये रिकॉर्ड में लिखनी है। ये आप दूसरे दिन लिख सकते हो, तीसरे दिन लिख सकते हो, वो ठीक है। पर जानकारी उसमें जो लिखनी है वो व्यवसाय के पहले दिन की जानकारी लिखनी है आपको। जिससे क्या होगा, आगे के रिकॉर्ड रखने के लिए एक आधार निर्माण हो जाएगा। इसीलिए वन टाइम डेटा शीट बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आगे के रिकॉर्ड के लिए आधार निर्माण कर रही है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो कुछ कुछ तो सरल है, जिस जो आप देख रहे हो स्लाइड पे। व्यवसाय का नाम क्या है, व्यवसाय का स्थान कौन सा है, किस प्रकार का व्यवसाय है, आदि चीजें। पर सिर्फ इतनी चीज नहीं है, कुछ और चीजें भी है इसमें, देखते हैं आगे। तो इसमें कुछ आप लिखेंगे कि भाई आपके व्यवसाय में किस तरह के एसेट है, किस तरह के लायबिलिटीज है, मालिकों ने कितना पैसा डाला है, कितनी उधारी ली है, कितनी उधारी दी है। तो ये सब पहले दिन जो बिजनेस ने किया है उसको आपको पहले दिन लिखना है। पर जैसे मैंने कहा कि भाई आप पहले दिन शायद बिजनेस के पास नहीं हो, आप 5 महीने के बाद पहुंच रहे हो, तो आपका वन टाइम डेटा शीट जो होगा वो पहले दिन वाला नहीं होगा। वो 5 महीने के बाद वाला जो दिन है उस दिन का वन टाइम डेटा शीट होगा। तो आप दीदी को ये नहीं पूछ सकते हो कि दीदी ये बताइए कि आप पहले दिन आपने कितना लोन लिया था। दीदी बोलेगी यार ये पहले दिन मैंने लिया था लोन, वो मैंने 3 महीने के बाद चुका दिया, अब तो उसको 2 महीने हो गए। तो ऐसी चीज लिखने की अभी जरूरत नहीं है। जो दीदी ने लोन 5 महीने पहले लिया है और 3 महीने पहले चुका दिया है, वो आज के वन टाइम डेटा शीट में जाने की जरूरत नहीं है। हम्म? तो इसको आप थोड़ा दिमाग खोल के इस्तेमाल करके आपको लिखना है। वन टाइम डेटा शीट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहले दिन का आपको लिखना है। अगर आप पहले दिन व्यवसाय के सामने खड़े हो तो जरूर आपका वन टाइम डेटा शीट जो होगा वो पहले दिन का होगा। पर अगर व्यवसाय में 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जुड़े हो, तो जिस दिन जुड़े हो उस दिन का आपको वन टाइम डेटा लिखना है उसमें। तो उस दिन आपकी लायबिलिटी क्या है, उस दिन आपके एसेट्स क्या है, उस दिन आपकी उधारी क्या है, ये चीजें आपको वन टाइम डेटा शीट में लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। अब ये स्लाइड पे आपको 13 चीजें दिखाई देंगी। 13 है क्योंकि आखिरी का जो नंबर है वो 12A कहलाता है। इसका मतलब है 12 है और 12A उससे जुड़ा हुआ है। तो टोटल आपके 13 चीजें हो गई यहाँ पर। तो कुछ कुछ तो सरल है, जिससे मैंने कहा था व्यवसाय का नाम, किस प्रकार का व्यवसाय है, किस गांव में है, किस वर्ष में शुरू हुआ, ये 1 से लेके 4 में आपको लिखना है। पांचवा आपको बता रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल का क्या हाल है। इसका मतलब है जिन ग्राहकों ने अभी तक पैसा चुकाया नहीं है वो कितना पैसा आपको लेना है, ये आपको नंबर 5 में लिखना है। नंबर 6 में आप लिखेंगे आपकी इन्वेंट्री का मूल्य कितना है। आपको याद होगा इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, एक तो कच्चा माल की होती है, एक वर्क इन प्रोग्रेस होती है और एक तैयार माल होता है। अगर किराने की दुकान है तो वर्क इन प्रोग्रेस शायद कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां कुछ बनाया नहीं जा रहा है। पर अगर आप अचार के दुकान में, अचार के बिजनेस के साथ जुड़े हो तो हो सकता है कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कुछ है। तो ये आपको नंबर 6 में लिखना है कि उस इन्वेंट्री का मूल्य कितना है। हो सकता है बिजनेस ने कच्चे माल खरीदने के लिए किसी को एडवांस में पैसा दिया हो। अगर ऐसा है तो आपको नंबर 7 में लिखना है। नंबर 8 से लेके 11 तक एसेट्स की चर्चा हो रही है। 8 में फर्नीचर की बात है, सॉरी 8 में मशीनरी की बात है, 9 में फर्नीचर की बात है, 10 में कंप्यूटर की बात हो रही है और 11 में इमारत की बात हो रही है। तो 8 से 11 में हम पूछ रहे हैं कि ये एसेट जब आपने खरीदे थे तब उस दिन आपने कितना पैसा दिया उसके लिए। और अगर आपके पास एसेट नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है।
12 और 12A थोड़ा जुड़े हुए हैं। ये अक्सर नहीं होता है पर कुछ कुछ बार हो सकता है। कुछ कुछ बिजनेस में ऐसे हो जाता है कि बिजनेस मालिक जो है वो ऐसी जगह और इस जिस जगह में चला रहा है बिजनेस, वो उसकी नहीं है, वो किसी और की है। और वो जगह का मालिक बिजनेस के मालिक से कह रहा है कि भाई तुम इस्तेमाल कर लो, पर मुझे इसका कोई किराया नहीं चाहिए, पर ये मुफ्त में नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप अगर मुझे 2 लाख डिपॉजिट दे दो, और जिस दिन आप छोड़ जाएंगे मैं उस दिन आपको ये डिपॉजिट वापस दे दूंगा। और ये डिपॉजिट आप दे रहे हो मुझे, तो इसीलिए आप किराया देने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका पैसा जो गया है वो वापस तो आएगा, पर आज नहीं आएगा। जब जिस दिन आप व्यवसाय वहां से छोड़ के या व्यवसाय बंद कर देंगे आप, उसी दिन आपके पास वो डिपॉजिट वापस आएगा। तो हो सकता है अगर ऐसा है तो आपको 12 प्रश्न कह रहा है कि ऐसा है क्या। और अगर आपने कहा हाँ ऐसा है, तो 12A में आपको लिखना है कि आपने डिपॉजिट राशि कितनी दी है। आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है 13 से लेके 19 तक आंकड़े हैं, पर कुछ कुछ आंकड़े बीच में ए बी सी भी है, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नंबर 13 में है, अगर सप्लायर से कच्चा माल या सर्विस ली है आपने और आपने भी उधारी ली है, इसका मतलब है अकाउंट्स पेबल तो कितनी है। हो सकता है ग्राहक ने आपको कुछ एडवांस दिया हो, ताकि आप गारंटी दे सको कि उस दिन आगे चल के आपको जरूर माल मिल जाएगा या सर्विस मिल जाएगा। जैसे आप अगर टेंट हाउस का बिजनेस है आपका, शादी के मौसम में अक्सर टेंट हाउस में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो ग्राहक अक्सर आके एडवांस देंगे कि भाई हमारे बेटी की शादी है 2 महीना के बाद में, मैं आज ही आपको पैसा दे रहा हूँ। उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलेंगे कि भाई नहीं कोई और आके ले गया टेंट। उस दिन की का मैं रिजर्व कर रहा हूँ टेंट, और ये रिजर्वेशन का पैसा आज ही दे रहा हूँ। तो इसको हम एडवांस कहेंगे, जो 14 नंबर में आपको लिखना है। अगर हो सकता है बिजनेस के पास लोन है, कर्ज है, तो वो चुकाना आवश्यक है। तो कितना चुकाना बाकी है वो आपको 15 में लिखना है। 16 में आपको लिखना है मालिकों ने कितना पैसा डाला है। अगर हो सकता है, ये ज्यादा बार तो नहीं होगा, 17 में आपको लिखना है कि अगर व्यवसाय को अनुदान मिला है। हो सकता है कभी कभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो कि गवर्नमेंट कहती कि भाई आप सिलाई मशीन का, आपको फ्री सिलाई मशीन मिलेगी अगर आप सिलाई की दुकान चलाओगे। तो ये आपको अनुदान मिल गया है। अगर ऐसा है तो आपको 17 नंबर में लिखना है कि कितना अनुदान आपको मिला है और किस रूप में मिला है। हो सकता है अगर आपने किसी को रेंट एडवांस में दिया है, तो ये थोड़ा हटके है। पिछले साइड में हम डिपॉजिट की बात कर रहे थे, इस बार हम एडवांस में रेंट की बात कर रहे हैं। ये भी कभी कभी होता है। किराने का सॉरी मालिक जो है बिल्डिंग का आएगा, बोलेगा कि भाई अगले 12 महीने का किराया आज ही दे दो। आप बोलेंगे भाई क्यों ऐसा, मैं तो हर महीने का किराया दूंगा। तो मालिक आपको कहेगा कि अगर हर महीने किराया देंगे तो आपको हर महीने का 1,000 रुपया किराया उस मंथ देना पड़ेगा। पर आप अगर एडवांस में 12 महीने का देंगे तो आपको सिर्फ मैं 900 रुपया चार्ज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपका भी थोड़ा फायदा हुआ, और उसका तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उसको एक साथ बहुत सारा पैसा मिल गया। अगर ऐसा है तो आपको 18A और 18B में लिखना है और 18C में लिखना है। तो अगर एडवांस में आपने किराए की राशि दी है, तो आपको 18A में वहां लिखना है। पर हो सकता है कि ये राशि आपने आज नहीं दी है, 3 महीना पहले दी थी। तो 18B में आपको लिखना है कि कितने महीने का किराया अब तक वो राशि से चुकाया गया है। तो यहाँ आप 3 लिखेंगे अगर 3 महीने का किराया ऑलरेडी यहाँ ये राशि से निकल गया है। और अगर आगे चल के 9 महीने का किराया बाकी है,
जो एडवांस से निकल जाएगा धीरे धीरे, वो आपको 18C में लिखना है। और आखिर में 19 नंबर जो है वहां हम लिखेंगे व्यवसाय के बैंक खाते में कितनी राशि है या बैंक का बैलेंस क्या है। तो ये रहा वन टाइम डेटा बुक। ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा। और ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तभी आप ठीक से कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव यह है कि आप एक बिजनेस को चुनिएगा जो अभी अभी शुरुआत हुई हो जिसकी, या कुछ दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले शुरू हुआ हो। और ऐसे नए बिजनेस के लिए आप हमारे द्वारा चर्चा किया जो फॉर्मेट हमने देखा, उस फॉर्मेट में आप वन टाइम डेटा इकट्ठा कीजिएगा। पर यह हुआ नया व्यवसाय। दूसरा व्यवसाय आपको इस तरह से चुनना है जो काफी समय से चल रहा है, हो सकता है 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से। और ऐसे व्यवसाय के लिए भी आपको वन टाइम डेटा बनाना है। ये इसमें थोड़ी दिक्कत आपको जरूर आएगी, क्योंकि बिजनेस का मालिक कहेगा यार भाई आप पूछ रहे हो मुझे जानकारी जो 2 साल पहले हुई है, 3 साल पहले हुई है, अब याद नहीं मुझे। तो ये आसानी से नहीं होने वाला है। अगर बिजनेस नया है तो ये आसानी से मिल जाएगा सब आप, क्योंकि मालिक के दिमाग में ये सब चीजें फ्रेश है। पर अगर बिजनेस पुराना है तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कई सारी चीजें आपको अनुमानित करनी पड़ेगी। मालिक बोलेगा यार मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया है। अब आप बोलेंगे भाई किस डेट, किस तारीख में लिया है। वो बोला यार मुझे याद नहीं, पर मुझे इतना याद है कि जनवरी में लिया था। तो आप बोलेंगे हाँ अच्छा जनवरी में, अच्छा 26 जनवरी के पास लिया था। वो बोला नहीं नहीं, 26 जनवरी तो बहुत दूर थी। तो इस तरह से आपको थोड़ा अनुमानित डेटा प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक को शायद याद नहीं होगा सब कुछ चीजें। तो आगे बढ़े। आगे वाला, आगे का रिकॉर्ड है कर्ज, एसेट और डिपॉजिट का रजिस्टर, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लोन्स, एसेट्स एंड डिपॉजिट रजिस्टर। तो तीन चीजें, अलग अलग चीजें हैं इसमें। एक कर्ज है, दूसरा है एसेट्स और तीसरा है डिपॉजिट्स। तो कर्ज सेक्शन में व्यवसाय द्वारा उधार जो राशि ली गई है, और अगर व्यवसाय ने कुछ या सारी की सारी राशि वापस की है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ राशि वापस की है तो इसका आपको जरूर विवरण लिखना जरूरी है। एसेट सेक्शन में आप लिखेंगे कि व्यवसाय द्वारा किस तरह की मशीनरी या उपकरण या फर्नीचर या कंप्यूटर या इमारत खरीदे हैं और किस तरह की चीजें बेची है। और डिपॉजिट में आपको लिखना है डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट बिजनेस ने लिया है और कितना दिया है, दोनों चीजें। जिस दिन आप कर्ज लेंगे, जिस दिन आप एसेट बेचेंगे या एसेट खरीदेंगे, जिस दिन आप डिपॉजिट लेंगे, उस दिन आपको ये रजिस्टर अपडेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये रजिस्टर का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लोन सेक्शन या कर्ज वाला सेक्शन, उसका फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट को समझने के लिए हम दो उदाहरण भी लेंगे जो रामू की चाय की दुकान से हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये पहला जो आइटम है उस पर गौर कीजिएगा। उसके बाद में हम नीचे का नंबर देखते हैं। तो आपको फॉर्मेट में दिखाई देगा, सबसे पहला है लोन नंबर, मतलब कितने लोन आप ले चुके हो। दूसरा बता रहा है आपको कि कर्ज लेने का कारण क्या है, किस लिए लिया था कर्ज आपने। कोई शौक तो नहीं है कर्ज लेने का आपको, कोई कुछ तो उसका मकसद होगा, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तीसरा है कितना कर्ज लिया है। चौथा कॉलम आपको दर्शा रहा है ये कर्ज आपने किससे लिया था या कहाँ से लिया था। पांचवें इसमें आप लिख रहे हो कि यह कब लिया था।
और छठवां कॉलम आपको बता रहा है कि कर्ज तो लिया आपने, पर वो कितने सालों के लिए है या कितने महीनों के लिए है। अब हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कुछ कर्ज आपने कुछ हद तक चुकाया है, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे पार्शियली रीपेड, और में कहेंगे आंशिक रूप से चुकाया है। और कुछ कर्ज ऐसा हो जो आपने पूरी तरह से चुका दिया है। तो जो भी है, आपको यहाँ पर इस नंबर 7 कॉलम में आपको लिखना है, अगर आपने उसको आंशिक रूप से चुकाया है या पूरा चुकाया है, कितना चुकाया है, ये लिखना है आपको। अगर आपने चुकाया है आंशिक रूप से या पूरी रूप से, उस दिन, जिस दिन आपने चुकाया है, उस दिन का जो दिनांक है, वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने आंशिक रूप से चुकाया है, इसका मतलब है कुछ कर्ज अभी बाकी है, तो कितना बाकी है, कितना बचा है, वो आपको ये कॉलम में लिखना है। तो आइए दो उदाहरण देखते हैं जिससे ये सरल हो जाएगा। तो रामू ने ये ठेला गाड़ी, जिस पर चाय की दुकान लगेगी, वो खरीदने के लिए कर्ज लिया है, और वो कर्ज है 5,000 रुपए का, और वो लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। महाशय ने ये लिया है 10 अप्रैल को, और ये 1 साल का कर्ज है, पर इसमें से रामू ने 3,000 रुपए चुकाए हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ 3,000 दिखाई दे रहा है। ये कब दिए? ये अक्टूबर में दिए उस रामू ने, 10 तारीख को। तो इसका मतलब है पूरा कर्ज अभी तक चुकाया नहीं है, 2,000 बाकी है, और वो 2,000 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो आपको उदाहरण दिख रहा है, वो है चाय की दुकान में जो बर्तन चाहिए, वो खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, पर बैंक ये अक्सर ऐसा लोन नहीं देता है, तो कोई दोस्त से उसने लोन लिया था 2,000 रुपए का। दोस्त का नाम है रघु, तो रघु का यहाँ पर नाम लिखना जरूरी है। और ये जैसे बिजनेस चालू हुआ, कुछ 3-4 दिन के बाद 14 तारीख अप्रैल को ये कर्ज लिया गया था। ये 3 महीने का कर्ज है, और ये रामू चुका चुका है। सो 2,000 जो कर्ज लिया था, वो पूरा उसने चुकाया है अक्टूबर में, इसीलिए अभी जीरो है। हम्म, तो इस तरह से आपको लोन सेक्शन ये रजिस्टर में लिखना है। आगे चल के देखते हैं कि एसेट का सेक्शन वही रजिस्टर में कैसे भरे, और उसका फॉर्मेट क्या है। और हम इस बार अलग बिजनेस का उदाहरण ले रहे हैं, हम नमिता का उदाहरण ले रहे हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो ये फॉर्मेट देखते हैं, पहला है आपका एसेट नंबर, दूसरा है एसेट का नाम, संपत्ति का नाम, तीसरा है ये आपने किस लिए लिया है एसेट, तो कारण क्या है, चौथा है आपने कितना पैसा देके ये एसेट खरीदा है, पांचवा है किस दिन लिखा लिया है ये। हो सकता है कुछ एसेट बिजनेस में जो लिए हैं वो अभी तक चल रहा है, और कुछ आपने बेच दिए क्योंकि आपके काम में नहीं आ रहे वो। अगर ऐसा कोई एसेट है जो बेच दिया है, तो आपको छठे कॉलम में लिखना है किस दिन आपने बेचा है, और जिस दिन बेचा है तो कुछ तो पैसा आया होगा उसका, तो कितना कीमत या कितना पैसा आया है वो आपको आखिरी कॉलम में लिखना है। तो दो उदाहरण लेते हैं नमिता के। सो नमिता का पहला एसेट है बॉक्स विथ अ लॉक, इसका मतलब है लॉक होने वाला एक बड़ा वाला बक्सा। तो इसमें वो सौंदर्य प्रसाधन रखती है, इसीलिए आपको पर्पस ऑफ द एसेट में वो लिखाई दे रहा है, और ये उसने 1,000 रुपया लेके खरीदा है 1 अप्रैल को, और ये अभी भी उसके पास है, तो यहाँ कोई विवरण आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उसने एक फोल्डिंग चेयर भी ली थी ग्राहक को बैठाने के लिए, और उसके लिए उसने 1,500 रुपया दिया था, और वो भी कुछ चंद 2-3 दिन के बाद में, बिजनेस चालू होने के बाद उसने खरीदी थी। पर वो कुछ रिपेयर करते करते, मरम्मत करते करते उसका हाल कुछ ठीक नहीं रहा, इसने उसने उसको बेच दिया जून में।
25 जून को बेच दिया 500 रुपए में। तो ये इसने इसका विवरण यहां पर लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका एसेट रजिस्टर और एसेट सेक्शन ऑफ द रजिस्टर। आखिरी सेक्शन है डिपॉजिट सेक्शन। इसका फॉर्मेट अब देखते हैं और दो उदाहरण फिर से लेंगे, इस बार कंकु का। सबसे पहला है डिपॉजिट नंबर, कितने डिपॉजिट आपने लिए हैं उसका नंबर आपको यहां लिखना है। ये डिपॉजिट आपने लिया है या आपने दिया है, तो ये आपको कॉलम नंबर 2 में लिखना है। तीसरे इसमें आपको कारण लिखना है किस लिए ये डिपॉजिट लिया है या किस लिए ये डिपॉजिट दिया है। अगर आपने डिपॉजिट लिया है किसी से तो उसका नाम आपको यहां लिखना है, या आपने डिपॉजिट किसी को दिया है तो उसको उसका नाम भी लिखना है। राशि आपको यहां लिखनी है, कितनी डिपॉजिट की राशि आपने दी है या ली है। यहां पर डेट लिखनी है कि डिपॉजिट किस दिन लिया था या किस दिन दिया था। अगर डिपॉजिट वापस आ गया है तो आपको यहां लिखना है कि किस दिन आपको वापस आया है वो। तो कंकु का एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों डिपॉजिट उसने दिए हैं। तो पहला डिपॉजिट उसने दिया है दुकान के लिए अलग बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बिजली बोर्ड को, और वो है 2,000 रुपया, और उसने 15 तारीख को अप्रैल को दिया है। दूसरा डिपॉजिट है फ्रिज किराए पर लेने के लिए एक सुरक्षा जमा के रूप में, वो फ्रिज के मालिक को उसने दिया है, वो भी 2,000 रुपया है, और वो 20 तारीख को अप्रैल के दिया था उसने। इसमें से कोई भी अभी तक वापस नहीं आया है डिपॉजिट, इसलिए यहाँ कोई आपको डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके लिए एक सरल अभ्यास या एक्सरसाइज है कि जो दो व्यवसाय की हम बात कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में, उन्हीं दो व्यवसाय को लेके आपको लोन, एसेट्स और डिपॉजिट रजिस्टर का फॉर्मेट उपयोग करके डेटा एकत्रित करना है। आइए अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जिसका नाम है डे बुक, और जिसका नाम ही आपको दर्शा रहा है कि इसको हर दिन आपको या दैनिक लेन देन आपको लिखनी है। तो किस तरह की लेन देन है आइए देखते हैं। और देखने से पहले एक एक बार आपको फिर से दोहरा दूं मैं कि वित्तीय दौरे ब्यौरे जब आगे चल के आप बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो तभी बना पाएंगे जब आपके पास मंथ बुक होगा, और मंथ बुक तभी होगा जब आपके पास डे बुक होगा। तो इसीलिए डे बुक में स्पष्ट जानकारी लिखना बहुत ही सख्त जरूरी है। तो आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट हो सकता है थोड़ा बदले, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग टाइप के बिजनेस में कुछ अलग अलग चीजें हो सकती है, पर आमतौर से जो भी चीजें होती है उनको लेके हमने ये फॉर्मेट बनाया है। तो आइए वो फॉर्मेट देखते हैं अभी कैसा है। तो पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से मुख्य खंड ये डे बुक में है। उसके बाद में हर खंड को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला खंड है जिसको हम कहेंगे कैश बैलेंस, ऑनलाइन बैलेंस और बैंक अकाउंट बैलेंस। ये तीन चीजों का बैलेंस के बारे में ये खंड हो रहा है। दूसरा खंड है जो सिर्फ उधारी और वसूली उसकी उसके बारे में बात कर रहा है। तीसरा है उधारी की बात कर रहा है पर अब उधारी लेने की बात कर रहा है, दूसरा था उधारी देने की बात। चौथा खंड है वो सप्लायर से जो कच्चा माल आप ले रहे हो उसके लिए एडवांस, उसके बदले में आए वो कच्चा माल, ग्राहक को दिया हुआ एडवांस और उसके बदले में दिया गया माल, इसके बारे में चौथे खंड में चर्चा होगी।
पांचवा खंड होगा, उसमें आप रेवेन्यू, कॉस्ट, अन्य खर्च और अन्य आय के बारे में बात करेंगे। और छठा होगा, उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ के बारे में जानकारी होगी। तो आइए पहला खंड जो है उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। उसका नाम है कैश बॉक्स, ऑनलाइन वॉलेट और व्यवसाय का बैंक अकाउंट के बैलेंस। तो ये खंड में आप दिन के शुरू होने से पहले के वक्त और दिन के समाप्त होने के बाद कैश बॉक्स में कितना पैसा है, ऑनलाइन वॉलेट में कितना पैसा है और व्यवसाय के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ये आपको अर्जित करना है ये खंड में लेके। जैसे मैंने कहा, दी गई वसूली और दी गई उधारी और उसकी वसूली। और तीसरे इसमें होगा ली गई उधारी और उसकी वसूली जिसने किसी और ने की है, जिसको हम अकाउंट्स पेबल कहेंगे, उसकी जानकारी आप 3 में देंगे। चौथी में कच्चा माल और सप्लायर, ये एक बार मैं बोल चुका हूं इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूं इसके ऊपर। पांचवा है रेवेन्यू, कॉस्ट और अन्य खर्च और अन्य आय के बारे में। और छठा है ज्यादातर बैलेंस शीट के बारे में, एसेट्स, लायबिलिटीज, नेटवर्थ संबंधित चीजें। तो आइए हर खंड के में थोड़ा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहला खंड है खंड नंबर 1, जो कैश बॉक्स, ऑनलाइन और बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो 6 चीजें आपको दिखाई देगी। एक है 1, दूसरा है 1A और तीसरा है 1B। ये तीनों जुड़े हुए हैं एक साथ, क्योंकि ये आपको, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ओपनिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द डे, जिसका मतलब है दिन के शुरुआत में इसका बैलेंस क्या है। तो नंबर 1 बताएगा आपको दिन के शुरुआत में क्या कैश बॉक्स में कितना पैसा है। 1A बताएगा दिन की शुरुआत में ऑनलाइन वॉलेट में कितना पैसा है। 1B कहेगा दिन की शुरुआत में बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। और दो दो ए और दो बी ये तीन की चीजों के बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे के बारे में बताएंगे। इसका मतलब है 2 में आप लिखेंगे दिन के अंत में कैश बॉक्स में कितनी नकद है। 2A में लिखेंगे दिन के अंत में ऑनलाइन वॉलेट में आपका कितना बैलेंस है। 2B में आप लिखेंगे दिन के अंत में बिजनेस बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। और ये आप यहां लिखेंगे हर दिन में ऐसा। ये रहा पहले दिन का बैलेंसेस, ये रहा दूसरा दिन का बैलेंसेस। ऐसे आपके पास 31 दिन का होगा जनवरी में। जिस महीने में 31 दिन नहीं है उसके उसमें 30 होंगे या कम होंगे अगर फरवरी है तो। दूसरा खंड है जो उधारी दी गई है उसकी बात कर रहा है, और वो उधारी को आपने अगर वसूली किया है तो उसकी बात कर रहा है। तो 3 नंबर कह रहा है कि आपने कितनी बिक्री क्रेडिट पर की है, कितने पैसे आपको आपने कितने पैसे की उधारी में बिक्री की है। जिसने लिया है आपसे, हो सकता है वो आज आपको पैसा दे जो 10 दिन पहले उसने जो उधारी ली थी उसका है। समझ रहे हैं आप? आपने उधारी उसको 1 तारीख को दी है और 10 तारीख की डे बुक में आपको ये नोट करना है कि वो आज उसने दुकान में आके 10 दिन पहले जो उसने खरीदा था उसका पैसा आज दिया है। तो ये रहा नंबर 4। यहाँ पे आपको लिखना है, अगर ऋणी व्यक्ति ने आके आपको रोकड़ या कैश दी है तो आपको यहाँ लिखना है। हो सकता है ऐसा ऋणी व्यक्ति कैश ना दे पर आके ऑनलाइन पेमेंट करे, या ऑनलाइन पेमेंट करके आपको फोन पे बोल दे कि भाई हमने कर दिया आपका पेमेंट, मैंने ट्रांसफर कर दिया बैंक से। ये भी हो सकता है, पर बैंक ट्रांसफर शायद कम होगा इसीलिए हमने वहां बैंक ट्रांसफर का नहीं लिखा है, ऑनलाइन वॉलेट का लिखा है। अगर आपको फील्ड में लग गए कि नहीं हमको ये 4A के साथ 4B भी जोड़ना है, क्योंकि फील्ड में ऐसा हो रहा है कि लोग बैंक पेमेंट भी दे रहे हैं, बैंक से भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम जरूर 4B उसमें लगा देंगे।
तीसरा जो सेक्शन है वो लीगल की बात कर रहा है। अगर आपने क्रेडिट पे किसी से सामान खरीदा है तो वो अमाउंट के बारे में आपको नंबर 5 में लिखना है उस दिन में। अगर आपने आज किसी को पैसा दिया है जिसकी खरीदारी आपने 10 दिन पहले की है, तो आपको नंबर 6 में आज के डे में लिखना है। अगर आपने, जैसे कस्टमर ने आपको ऑनलाइन पेमेंट किया था, हो सकता है आप भी सप्लायर को ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको 6 में आपको लिखना है यहाँ पे। आगे का जो खंड है जिसमें हम ज्यादातर एडवांस के बारे में बातचीत करेंगे, तो 6 चीजें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, 7 से लेके 10 तक। 7 है 7A, 7, 8, 9, 9A और 10। अगर आपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो आपको नंबर 7 में लिखना है। पर अगर ये एडवांस आपने ऑनलाइन दिया है तो आपको 7A में लिखना है। अगर कैश में दिया है तो 7 में, ऑनलाइन वॉलेट से दिया है तो 7A में। जिस दिन आपको सप्लायर माल ले आएगा उस दिन आपको 8 नंबर में लिखना है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव्ड अगेंस्ट द एडवांस अमाउंट। इसका मतलब क्या है? सप्लायर से जो आपको कच्चा माल मिला है वो एडवांस के बदले में मिला है। इसका मतलब है आप एडवांस ऑलरेडी उसके लिए दे चुके हो और सामान अब आया है। तो जिस दिन सामान आएगा उसकी जो कीमत है उसको आप 8 नंबर पे लिखना है। उसी तरह से कस्टमर के तरफ भी वही चीज हो रही है 9 और 9A में। अगर आपने कस्टमर से एडवांस लिया है तो आपको 9 नंबर में लिखना है। और अगर कस्टमर ने एडवांस फिर से कैश के बदले ऑनलाइन दिया है तो आपको 9A में लिखना है। और जिस दिन आप उस कस्टमर को जिससे आपने एडवांस लिया है उसको गुड्स एंड सर्विसेज आप पहुंचाएंगे, तो वो जो गुड्स और वो जो सर्विसेज है उनकी जो कीमत है वो आपको नंबर 10 में लिखना है उस दिन के एंट्री में। तो ये रहा चौथा खंड। पांचवा खंड है ज्यादातर पीएनएल के बारे में है, जो रेवेन्यू, कॉस्ट, अन्य खर्चा और अन्य आय के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये काफी आसान है चीजें, क्योंकि आप ये इसमें आप काफी माहिर हो, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा अभी। तो 11 में आपका है कैश से लागत, नगद सेल, मतलब आपने बिक्री की और पैसा उसी दिन मिला है। तो अगर पैसा ऑनलाइन आया है तो 12 में लिखना है। आपने अगर कच्चा माल खरीदा है पैसा देके तो 13 में लिखना है। और अगर कच्चा माल खरीदा है ऑनलाइन पेमेंट करके तो 14 में लिखना है। 15 में आपको अगर सैलरी खुद को दिया है, आपने सैलरी मालिक है या एक से और ज्यादा भी मालिक हो सकते हैं, उनको सैलरी दिया है तो कितना दिया है आपको 15 में लिखना है। परिवहन पर जो खर्च हुआ है आपका सामान ले आने में, रॉ मटेरियल ले आने में, या फिर बचा हुआ माल, बना हुआ माल सॉरी, आप अगर किसी को भेज रहे हो उस पर परिवहन खर्च है तो 16 नंबर में लिखना है। 17 में सैलरी है लोगों की जो मालिक नहीं है, जो काम करने वाले हैं। 18 में आपका बिजली का, ईंधन का बिल। 19 में है किराया। अगर आपको याद होगा मैंने पहले बोला था ये कुछ 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 बार ऐसे हो सकता है कि आप एडवांस में किराया दे रहे हो। तो अगर किराया 4 महीने का आपने आज ही दे दिया है तो आपको लिखना है कि 8,000 रुपया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 महीना। इससे क्या होगा, जब आप मंथ बुक बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 8,000 नहीं लिखना है, उस महीने का सिर्फ आपको 2,000 ही लिखना है, क्योंकि 8,000 था वो 4 महीने का था। 20 में आपको लिखना है मरम्मत और रखरखाव पर खर्च हुआ हुआ। और 21 में है आपका अदर कॉस्ट। अब हो सकता है आपने कुछ एडवर्टाइजिंग किया हो, वो ज्यादातर होता नहीं है इसलिए उसको हम अदर खर्च में डाल रहे हैं।
22 में है, अगर आपने ब्याज चुकाया है ऋण के लिए तो कितना चुकाया है वो आपको लिखना है वहां पे। 23 में है अदर इनकम, जैसे स्क्रैप मेटल है या इंटरेस्ट आपको बैंक पे मिल रहा है या पेनल्टी आपने कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो आपको 23 में लिखना है। छठा और आखिरी खंड है, उसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ के बारे में लिखेंगे। 24 और 25 दो आइटम जो है वो लोन टेकन और लोन रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कितना कर्ज लिया है और कितना चुकाया है। 26 कह रहा है कि भाई आपने अगर पैसा खुद की जेब से पैसा डाला है बिजनेस में ओनर ने, तो आप, जिसको आपको याद होगा हम ओनर्स इक्विटी कहेंगे, वो 26 में लिखना है। 27 से लेके 30 तक एसेट की खरीदारी की बात हो रही है, तो 27 में है मशीन, 28 में है फर्नीचर, 29 में है कंप्यूटर्स और 30 में है बिल्डिंग। तो इन चीजों को जिस दिन खरीदा है आपने, उस दिन जो पैसा देके खरीदा है वो आपको 27 से लेके 30 में लिखना है। 31 से लेके आगे वाले पेज पे 34 तक इन्हीं चारों चीजों के बारे में, जिसका मतलब है उपकरण, फर्नीचर, कंप्यूटर और बिल्डिंग, अगर आपने ये चीजें बेची है, हो सकता है कुछ ये चीजों का काम आप काम खत्म हो गया है बिजनेस में और आपने बेच दिया है, तो 31 से लेके 34 तक आपको लिखना है कि सेल करने के बाद कितना पैसा आया है उससे। 35 में लिखना है आपने अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी को दिया है, जैसे आपको याद होगा कंकु ने दिया था इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बोर्ड को। अगर 36 में आपको वो लिखना है जिस दिन आपके पास वो डिपॉजिट वापस आ जाएगा। अगर मालिक ने कुछ इक्विटी जो डाली थी वो निकाल ली है वापस, तो 37 में आपको लिखना है वो। 38 और 39 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है कि कैश आप डिपॉजिट जब बैंक में करेंगे तो 38 में लिखना है, और कैश जब आप विड्रॉ करेंगे बैंक से निकालेंगे तो 49 में लिखना है आपको। 40 में लिखा है आपको अगर किसी किसी दिन बिजनेस को अगर ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से या हो कोई प्राइवेट हो, तो जो ग्रांट का अमाउंट है वो आपको 40 में लिखना है। तो ये आपको अभ्यास में दे रहा हूं कि अगर मान लो रामू की चाय की दुकान अब कुछ दिन चल रही है, कुछ महीने चल रही है, और उसने डे बुक अच्छे से लिखा है, और ये डे बुक के आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये है पहले दिन का कैश का बैलेंस, ऑनलाइन वॉलेट का बैलेंस और बैंक अकाउंट का बैलेंस। आगे वाले स्लाइड में मैं कुछ दिनों के लिए आपको लेन देन दिखाने वाला हूं, और उसके बाद में कुछ प्रश्न है आपके लिए। तो आगे देखते हैं पहले क्या है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेके 14 तक अलग अलग लेन देन, जैसे दूध की उधारी पे खरीदी, कोयला लेने के लिए बस टिकट भुगतान, इत्यादि इत्यादि चीजें है यहाँ पे। तो इसको लेके करना क्या है आपको, आपको ये करना है, ये समझने के लिए फिर से पिछले वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो इस लेन देन जो आपने देखा के फॉर्मेट में आपको वो लिखना है, और ये सब पहले दिन हुआ है, जो भी आप लेन देन आप दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सब पहले दिन की बात हो रही है। तो आपका काम ये है कि पहले दिन का जो लेन देन है वो डे बुक में लिखना है, और दिन के अंत में आपको ये डिसाइड करना है कि कैश बॉक्स का बैलेंस क्या होगा, ऑनलाइन वॉलेट का बैलेंस क्या होगा, और व्यवसाय के बैंक खाते का बैलेंस क्या होगा। ये आपका अभ्यास है। दूसरा अभ्यास आपका है कंकु की दुकान का। आपको याद होगा कंकु की किराए की दुकान है, और वो डे बुक में
अच्छा खासा लिख रही है, पर उसको डे बुक में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि सिर्फ 1 सप्ताह पहले उसने चालू किया था। और आप उसको समझा रहे हो कि कंकु जी ऐसे आपको लिखना है, ऐसे निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 नंबर आपके पास उपलब्ध है। कैश का, कैश बॉक्स का शुरुआत का बैलेंस, ऑनलाइन वॉलेट का शुरुआत का बैलेंस और बैंक अकाउंट का शुरुआत का बैलेंस। पर आपके पास ये चीजें उपलब्ध आपके पास नहीं है आगे वाले दिन के लिए। और अगर आप देखेंगे आपके पास एंड ऑफ डे बैलेंस किसी भी दिन का अवेलेबल नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको आगे वाले स्लाइड 2 या 3 स्लाइड पे मैं दिखाने वाला हूं। ये कंकु की डे बुक है और ये है 7 दिन की। हम 7 ही दिन के लिए देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे इसको क्योंकि ये अभ्यास है। और 7 दिन के लिए आपको डेटा दिखाई दे रहा है। पहले दिन कंकु ने लिखा है कि वो सेल्स उसने क्रेडिट पे किया था 200 रुपए का, पर कुछ ज्यादा कारोबार नहीं हुआ है उस दिन। पर 2 नंबर मतलब दूसरे दिन काफी कुछ चीजें हुई है, तीसरे दिन काफी कुछ चीजें हुई है। तो इस तरह से आपको ये स्लाइड में और आगे वाले स्लाइड में काफी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। असल में पहले दिन काफी कुछ चीजें हुई है, पर वो पहले 4 खंडों में नहीं हुई है, 5वें खंड में बहुत ज्यादा हुई है। तो ये आपको 2 स्लाइड पे, तो सॉरी 3 स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको जोड़ के निकालना है पहले स्लाइड पे एंड ऑफ डे बैलेंस फॉर द फर्स्ट डे। और आपको याद होगा एंड ऑफ डे बैलेंस फॉर डे 1 विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर डे 2, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि दिन के आखिर का जो बैलेंस है पहले दिन का, वो दिन की शुरुआत का बैलेंस होगा दूसरे दिन के लिए। तो अगर आपको ये नंबर मिल गया तो इसका मतलब है ये नंबर भी आपको मिल गया, ये नंबर मिल गया तो इसका मतलब है ये नंबर भी मिल गया, और ये नंबर मिल गया तो इसका मतलब है ये नंबर मिल गया। ये 3 नंबर मिलने के बाद आपको दो दूसरे दिन का डे बुक देखना है, और सारी लेन देन देखने के बाद आपको पता चलेगा ये नंबर क्या है। और अगर ये नंबर आपको पता चल गया तो ये नंबर पता चल जाएंगे। फिर तीसरे दिन का डे बुक देख के आपको ये नंबर मिल जाएंगे। फिर ये नंबर को लेके आपको ये नंबर मिल गए। आप जान गए मैं क्या कह रहा हूं। तो इसीलिए आपको गहराई में थोड़ा जाके हर दिन का डे बुक देखना है, और वो एंट्री को लेके आपको जो जहां भी ये प्रश्न चिन्ह है वहां पर नंबर डालने हैं। ये आपका अभ्यास है। तीसरा जो अभ्यास है आपके लिए वो थोड़ा हटके है। जो आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि 2 व्यवसाय का चुनाव आपको करना है। एक हो सकता है कुछ दिन पहले खुला हो, और दूसरा है कुछ महीने कुछ सालों पहले खुला हो। तो ये 2 व्यवसाय जो आपने चुने हैं उसके लिए आपको डे बुक का फॉर्मेट इस्तेमाल करके कम से कम 4 सप्ताह के लिए, मतलब 1 महीने के लिए डेटा एकत्रित करना जरूरी है। अब आगे देखते हैं मंथ बुक। मंथ बुक का डिस्कशन थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डे बुक से फर्क नहीं है फॉर्मेट में। एक बड़ा फर्क यह है कि डे बुक में हर दिन का कारोबार आप लिख रहे हो, मंथ बुक में पूरे महीने का कारोबार जो हुआ है उसका उसको उसकी जानकारी आपको मंथ बुक में लिखनी है। और मंथ बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मंथ बुक को लेके ही आप आगे जाके पीएनएल, कैश फ्लो और बैलेंस शीट बना पाएंगे। सो ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, और
मंथ बुक से लेके उसको पीएनएल कैसे बनाएं, कैश फ्लो कैसे बनाएं, बैलेंस शीट कैसे बनाएं, ये इस मॉड्यूल में हम नहीं देखेंगे, इसको आगे जाके देखेंगे। इस मॉड्यूल में सिर्फ हम देखेंगे कि डे बुक से आप मंथ बुक कैसे बनाएंगे। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। मंथ बुक का फॉर्मेट जो है वो डे बुक की फॉर्मेट के बिल्कुल समान है। कुछ मामूली बदलाव है और जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा, पर ज्यादा बदलाव नहीं है उसमें। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है, इसमें थोड़ा ट्रांसलेशन में गलती हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती है। तो पहले जो 3 आइटम है, ये कैश और ऑनलाइन वॉलेट और बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी बात कर रहे हैं, पर ये महीने की शुरुआत का ओपनिंग का बैलेंस है। और दो दो ए और दो बी जो है वो एंड ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं। तो हिंदी तो ठीक लिखा है इसमें, अंग्रेजी में थोड़ा प्रॉब्लम है। इट सेज एंड ऑफ द डे, और हिंदी में ठीक है, महीने के अंत में लिखा है। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि ये मंथ बुक है, डे बुक नहीं है। तो मंथ बुक में आप क्या लिखेंगे कि भाई जनवरी अगर मंथ है तो 1 जनवरी को आपका कैश बैलेंस क्या था, वो यहां लिखेंगे अगर ये जनवरी है तो। और 31 जनवरी को कैश बॉक्स का बैलेंस क्या है वो यहां लिखेंगे, क्योंकि ये डे बुक नहीं है, ये मंथ बुक है। तो इसीलिए इट्स नॉट एंड ऑफ द डे, इट इज एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब है ये महीने के आखिर का बैलेंस है, दिन के आखिर का नहीं होगा इसमें बैलेंस। इसीलिए कॉलम में आपको दिन नहीं दिखाई दे रहे हैं, महीने दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो है सेक्शन उसमें कोई चेंज नहीं है। आप नंबर 2 में होगा, आपको याद होगा, क्रेडिट गिवन। नंबर 3 में होगा क्रेडिट टेकन। ये फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल डे बुक की तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर 4 जो है वो आपको याद होगा एडवांसेस के बारे में था, जो आप एडवांस लिए हैं और एडवांस दिए हैं। इसमें भी कोई डे बुक से बदलाव नहीं है, एक ही डिस्क्रिप्शन है सबका। सिर्फ आपको याद रखना है, मैं 2-3 बार दोहराऊंगा, कि ये कॉलम जो है वो दिन के नहीं है, महीने के कॉलम दिखाई दे रहे हैं अभी आपको। 5वां नंबर था रेवेन्यू कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट एंड अदर इनकम। उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल वही आपको आइटम दिखाई दे रहा है। नंबर 6 है लोन, सॉरी, एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ के बारे में। इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है डे बुक के फॉर्मेट से। सिर्फ फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कॉलम जो है वो महीने के हैं, दिन के नहीं है। तो सबसे बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे चैलेंज, हिंदी में कहेंगे कठिनाई, आपको आने वाली है एंड ऑफ द मंथ बैलेंस निकालने के लिए, कैश बॉय बॉक्स का, ऑनलाइन वॉलेट का और बैंक अकाउंट का। तो एक आसान तरीका है जो अभी मैं दर्शा रहा हूं। तो थोड़ा यहाँ नीचे लेफ्ट की तरफ गौर कीजिएगा, जो है डे बुक, और राइट नीचे के तरफ है मंथ बुक। तो अभी आप लेफ्ट में देखिएगा डे बुक की तरफ, और जैसे मैंने क्लिक किया, 3 अंडाकार अच्छा आकार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो 1 तारीख का स्टार्ट ऑफ द डे बैलेंस था, वो सितंबर के महीने के शुरुआत का बैलेंस वही है। पर आप थोड़ा हटके बात करेंगे। अब मैं एक और क्लिक करने वाला हूं, और फिर से कुछ अंडाकार कृति आकृति आ जाएंगी, पर थोड़ा हटके है, तो देखिएगा गौर से। अब ये
लाल कलर के जो अंडाकार कृति आपको दिखाई दे रहे हैं, वो 31 की बात कर रहे हैं। 31 का ओपनिंग बैलेंस का कोई ताल्लुक नहीं है अभी, पर 31 तारीख का जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, कैश बॉक्स का, ऑनलाइन का और बिजनेस बैंक अकाउंट का, वो आपका यहां पर आ गया, महीने के आखिर वाला। तो इस तरह से आपको डे बुक से मंथ बुक के तरफ जाना है, 1 से लेके 2B तक। इसमें सबसे आपको थोड़ा कठिनाई आ सकती है, बाकी बाकी चीजें आसान है। तो बाकी सेक्शन में क्या करें, तो आइए वो देखते हैं। तो बाकी जो सेक्शन है वो सबसे आसान चीजें है। आपको हर दिन का जो आंकड़ा है वो 31 आंकड़े जोड़ के महीने का बैलेंस आपको लिखना है मंथ बुक में। तो ये बिल्कुल आसान है। पिछले साइड में वो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, एक बार फिर से देख लेना आपको अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो ये उदाहरण दिए है इसके। अब जैसे आप देख रहे हो कि अगर 1 तारीख को 800 रुपया कैश सेल हुआ है, 2 तारीख को 600 हुआ है, 3 तारीख को 1200 हुआ है, और फिर 3 और 29 के बीच में गैप है, क्योंकि यहाँ मुझे स्लाइड पे आपको 4 से लेके 28 तक मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इतनी। पर ये जो 19,000 जो है, वो ये सारे आंकड़े जुड़े हुए हैं 1 से लेके 31 तक। सिमिलरली ये जो 5,400 है, ये सारे आंकड़े जोड़ के जो नंबर आया है वो ये है। इसी तरह से आपको हर नंबर यहाँ पे जोड़ के बनाना है। तो ये काफी आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और ये देखने के लिए आपको एक अभ्यास हम दे रहे हैं। तो उन्हीं दो व्यवसाय को उपयोग करके जिसके लिए आपने 4 सप्ताह का डे बुक बनाया था, वो 4 सप्ताह का डे बुक आपको नाउ जोड़ के मंथ बुक की गणना करनी है। तो कठिनाई सिर्फ आपको एक जगह आएगी कि मंथ एंड का बैलेंस क्या होगा और मंथ का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। पर तरीका आसान है। डे बुक में पहले दिन का जो ओपनिंग बैलेंस है कैश और ऑनलाइन ऑनलाइन और बैंक अकाउंट का, वो आपका मंथ बुक का ओपनिंग बैलेंस होगा। और जो डे बुक में आखिरी दिन है, उस दिन का जो एंड ऑफ द डे बैलेंस है, वो मंथ बुक का मंथ के आखिर का बैलेंस होगा, कैश का, ऑनलाइन वॉलेट का और बैंक अकाउंट का। बाकी चीजों को आपको सिर्फ जोड़ना है और लिखना है। अब थोड़ा नजर डालते हैं क्रेडिट रजिस्टर पे, जिसको हम कहेंगे उधारी का रजिस्टर। तो दो चीजों का है, एक तो दी गई उधारी, दूसरा है ली गई उधारी। तो पहले दी गई उधारी का रजिस्टर देखते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे क्रेडिट गिवन रजिस्टर। तो ये रजिस्टर में हम वो जानकारी दर्ज करेंगे जो किसी ग्राहक को आपने क्रेडिट पर या उधारी पर चीजें बेची है, उस उधारी की आप यहां बात कर रहे हो। तो आइए थोड़ा इसको जल्दी आगे जाके देखते हैं फॉर्मेट क्या है। तो ये जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ज्यादातर आमतौर पर काम कर दिया जाए हो जाएगा इससे काम। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें और कॉलम आप जरूर जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। तो इस बार उदाहरण डायरेक्टली उदाहरण में जाते हैं ताकि आपको फॉर्मेट भी दिखाई देगा। तो ये कंकु की दुकान, जो किराने की दुकान है, उसके उदाहरण है। तो कंकु ने 10 तारीख को दो व्यक्तियों को, एक है जिनका नाम है उमेश, दूसरी है गायत्री, उनको उधारी में कुछ चीजें बेची है। तो
उमेश को उसने 100 रुपए की चीजें बेची है, तो ये आपको क्रेडिट दी गई राशि में दिखाई देगी। पर गायत्री को उसने सिर्फ 50 रुपए की उधारी बेची है। जब बेची है तब उसने बोला कि उमेश भाई आप पैसा कब देंगे वापस? तो उमेश ने कहा हाँ बस 3 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, जो जो भी है आप। उसने यहाँ पर 14 तारीख लिखा है, तो 14 तारीख को उमेश से पैसा लेना जरूरी है, 14 तारीख को गायत्री से पैसा लेना जरूरी है। अब उमेश ने आके पैसा दे दिया है, तेरा को ही दे दिया एक दिन पहले ही, तो इसीलिए आप ये कॉलम में लिख रहे हो क्या अभी तक के पैसे वापस किए गए हैं या नहीं। तो उमेश के बारे में आप लिखेंगे हाँ उसने कर दिए पैसे, और किस दिन किए, तो 13 तारीख को दिए, तो ये आपको 13 ये कॉलम में लिखा है। पर गायत्री ने अभी तक नहीं दिए पैसे, तो इसीलिए आप यहाँ नहीं लिख रहे हो, और यहाँ डेट भी आपने रिक्त छोड़ दिया है। 11 तारीख को कोई दो और व्यक्तियों को कंकु ने उधारी दी है, मनोज है कोई और दूसरी कोई गिरिजा है, और उनके डिटेल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसको लेके एक और अभ्यास आपके लिए है कि जो आपके जो दो व्यवसाय है जो आपने चुने हैं, उन व्यवसायों को देख के आपको क्रेडिट रजिस्टर बनाना है 4 सप्ताह की जानकारी को लेके। आगे वाला रजिस्टर है क्रेडिट टेकन रजिस्टर, और जिसमें आप उन लेन देन की चर्चा करेंगे जो आपने उधारी ली है सप्लायर से। तो इसका फॉर्मेट उसी तरह से है जो आपने क्रेडिट गिवन या दी गई उधारी का उदाहरण लिखा था, बिल्कुल समान है। तो आइए हाँ उसका फॉर्मेट भी देखते हैं। तो इस बार हम उदाहरण ले रहे हैं चाय की दुकान के, जो रामू की दुकान है। तो रामू ने 10 तारीख को सिर्फ एक ही उधारी ली है नरेश से, और नरेश ने उसको चीनी बेची है उधारी पे 200 रुपए की। और रामू को नरेश ने बोला है कि भाई 4 दिन में मुझे पैसा चाहिए, तो 14 तारीख को रामू को पैसा देना जरूरी है। और गनीमत से रामू के पास 13 अप्रैल को ही पैसा उसके पास आ गया था देने के लिए, तो उसका कैश इस्तेमाल करके उसने 13 तारीख को ही पैसा चुका दिया है, इसीलिए उसको आपको यहाँ दिख रहा है आपको 13 तारीख को पैसा रामू ने नरेश को चुका दिया है। 11 तारीख को रामू ने दो लोगों से उधारी ली थी, एक थे हमीद जिनसे चावल खरीदे थे, और दूसरे थे जॉन जिनसे दूध खरीदा है उन्होंने। और हमीद की अभी तक उन्होंने उधारी चुकाई नहीं है, और वो चुकानी है उनको 19 तारीख तक, तो टाइम है अभी उनके पास, और वो उधारी है 500 रुपए की, तो इसीलिए यहाँ ये रिक्त है। पर जॉन की जो 300 रुपए की उधारी है उनको 19 तारीख को चुकानी थी, वो उन्होंने 19 तारीख को चुका दी है। इसका मतलब है ये जो हमीद की उधारी है वो उस दिन चुका नहीं पा रहे, तो शायद हमीद गुस्सा होके उनको शायद फोन करेंगे, हो सकता है। पर हो ये भी सकता है कि रामू भूल गए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ये रजिस्टर अपडेट कर रहे हैं ताकि रामू भूले ना। अगर सप्लायर बिगड़ गया तो सप्लायर बोलेगा कि भाई आप पैसा टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो मैं आगे से आपको कोई उधारी नहीं देने वाला हूँ। इससे आप आपकी असुविधा होगी बिजनेस में, तो इसीलिए ये क्रेडिट रजिस्टर रखना जरूरी है। और जैसे आपने पहले पहले पिछला जो क्रेडिट गिवन रजिस्टर था उसमें जैसा अभ्यास था, उसी तरह से क्रेडिट टेकन रजिस्टर का भी अभ्यास है, वही दो व्यवसाय को जोड़ के, जिसके लिए आपके पास 4 सप्ताह का डेटा अवेलेबल है। तो वो जानकारी को लेके आपको क्रेडिट लिया गया रजिस्टर बनाना है।
तो आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जैसे मैंने आपसे कहा था शुरुआत में मॉड्यूल के, कि हम वित्तीय ब्यौरों के बारे में या विवरणों के बारे में अभी यहाँ कुछ चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार हो चुकी है और आगे चल के आगे वाले मॉड्यूल में विस्तार से होने वाली है। पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर कि बिजनेस का जो विवरण है वो क्या आपको बता रहा है, भले ही वो पीएनएल हो, कैश फ्लो हो या बैलेंस शीट हो। ये आपको बता रहा है कि बिजनेस की सेहत कैसी है। जैसे अगर आपको तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कुछ चीजों की जांच करता है। जैसे आपका टेम्परेचर क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है। और ये ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये कुछ आंकड़े होते हैं। और वो आंकड़ों को देख के डॉक्टर ये कह सकता है कि भाई हाँ, आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, या नॉर्मल से कम है, या नॉर्मल से ज्यादा है। उसी तरह वित्तीय वित्तीय ब्यौरों को का जो विवरण है, उसके जो नंबर है, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय की सेहत अच्छी है, मतलब नॉर्मल है, या नॉर्मल से बेहतर है, या नॉर्मल से खराब है। तो इसीलिए ये वित्तीय ब्यौरों को देखना जरूरी है। पर आज नहीं देखेंगे, हम ये मॉड्यूल में नहीं देखेंगे। पर ये बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए, उनकी चर्चा आज हमने की है। और ये तभी जब बनेंगे, लाभ और हानि का ब्यौरा जिसको पीएनएल कहेंगे, कैश फ्लो जिसको नकदी प्रवाह कहेंगे, या बैलेंस शीट, ये तभी होगा जब आप डे बुक को लेके, सारे महीने का डे बुक को लेके मंथ बुक बनाएंगे। और मंथ बुक को लेके आप पीएनएल बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। पर इसकी क्रिया, मंथ बुक को लेके ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की प्रक्रिया और क्रिया को हम आगे वाले मॉड्यूल में जाके देखेंगे। इस बार हमने सिर्फ ये देखा कि डे बुक कैसा होता है, बाकी रजिस्टर्स कैसे होते हैं, और डे बुक को लेके आपको मंथ बुक कैसे बनाना है। तो ये रहा कीपिंग रिकॉर्ड्स इन बिजनेस, या व्यवसाय में रिकॉर्ड या हिसाब रखने का मॉड्यूल।